सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। ओके, इस चैप्टर के अंदर दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। एक जो हम बिल्कुल 11th के शुरू में ले रहे हैं अभी, और दूसरा जो कि हम बिल्कुल 12th के एंड में लेंगे। ओके, जो अभी नहीं ले रहे पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि उसके बारे में फर्दर बात नहीं होगी। हम क्या नहीं ले रहे हैं अभी हम लोग बेसिकली जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल एज इन मेजरमेंट तो फिजिकली करना पड़ता है आपको, राइट, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होके, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने के तरीके, एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स लेने के तरीके, जब वो रीडिंग्स ले ली तो उनको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए, उनमें अनसर्टेनिटी कितनी है, इस बात को कैसे अकाउंट में लिया जाए, इस तरह की जो बातें होंगी, ये सारी की सारी बातें उस पार्ट में आएंगी। लेकिन वो हम अभी इसलिए नहीं पढ़ते बच्चों, क्योंकि अभी अपन ने उन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे का बैकग्राउंड, उनकी थ्योरी, वही हमें नहीं पता। अभी हमको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंस का फॉर्मूला आधा अधूरा आता है, ढंग से पता ही नहीं है। तो फिर हम लोग लेंस का एक्सपेरिमेंट यदि अभी पढ़ भी लिए तो कोई खास फायदा नहीं होगा। उसकी रीडिंग लेने में किन बातों का ध्यान रखें और उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है रीडिंग्स में, ये सब बातें अभी समझने में फायदा नहीं होता। इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मेजरमेंट ऑफ एरर, ये सब चीजों को 12th के लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। अभी हम इसका फर्स्ट पोर्शन ही पढ़ते हैं, जहां पे बेसिकली मेजरमेंट की बेसिक थ्योरी, और इसी चैप्टर का जो एक दूसरा नाम से इसको जाना जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो हम इन दोनों नामों से इसको पढ़ते हैं, राइट। मतलब बेसिकली हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। ना मेजरमेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले यहां से हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? आप लोगों की तरफ से अलग अलग जवाब आ रहे होंगे जब मैं पूछ रहा हूंगा, राइट। माय आंसर इज दिस, मेजरमेंट का मतलब मेजरमेंट का मतलब है कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ऑफ सेम क्वांटिटी। कहने का मतलब एक चीज को यदि हमें मेजर करना है, एज इन हमें मान लीजिए इस पेन का मास मेजर करना है, तो इसके मास को मेजर करने के लिए मैं इस पेन के मास को यूज कर सकता हूं कि मार्कर का मास इस पेन के मार्कर के कंपैरिजन में कितना गुना है, दैट इज विद सेम क्वांटिटी। पर इसकी लेंथ इसके मास के मेजरमेंट के लिए बहुत यूजफुल नहीं होगी, राइट। या इस पेन का टेम्परेचर इस मार्कर के मास को मेजर करने के लिए बहुत यूजफुल नहीं होगी, राइट। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड पे भी आता हूं विद सेम क्वांटिटी। पर इस मार्कर का मास मेजर करने के लिए यदि मैं इस पेन का मास यूज भी कर लूं, तो प्रॉब्लम ये है कि क्या वो स्टैंडर्ड है, क्या इस पेन का मास दुनिया में सबको पता होता है? क्या बोलेंगे सर हाँ ये पेन तो हम भी यूज करते हैं, सेलो का बटर फ्लो, इट्स अ वेरी गुड पेन, तो सर मेरे को पता है। बट क्या एवरीबडी नोज इट? यदि मैं इस पेन के मास को स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेशंस करूं, सब करूं, तो क्या वो साइंटिफिक पेपर में पब्लिश हो सकता है? क्या फ्रांस के लोग या अमेरिका के लोग या जापान के लोग समझ पाएंगे? हो सकता है वहां पे ये सेलो का बटर फ्लो पेन नहीं मिलता, और इसमें जो इंक है वो भी यूज करते करते थोड़ी कम ज्यादा तो क्या होगी, कम हो गई हो, तो वो तो नया पेन लेके आ गया, और इस पेन के अंदर तो हम यूज कर चुके, इसलिए इसका मास चेंज हो चुका। तो
प्लीज अंडरस्टैंड, तो कहानी आ जाती है अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ सेम क्वांटिटी, मतलब कि हमको इस पेन का स्टैंडर्ड मानना, इसके मास को स्टैंडर्ड मानना बहुत लॉजिकल और अच्छी बात नहीं है, राइट। तो इस स्टैंडर्ड ऑफ सेम क्वांटिटी समझ में आ गया होगा, राइट, कि यदि मुझे लेंथ मेजर करनी है किसी चीज की, तो मुझे दूसरी क्वांटिटी जो चाहिए होगी या दूसरा जो चाहिए, कंपेयर में दो होते हैं, राइट, तो जो दूसरा चाहिए होगा वो भी लेंथ वाली ही चीज चाहिए होगी, लेकिन इट शुड बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग जिसे स्वीकार करते हो कि हाँ भाई ये बात हम मानते हैं, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन अच्छी तरह से लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। राइट, अब हम बात किस बारे में करेंगे कि स्टैंडर्ड। ऑलराइट, नाउ स्टैंडर्ड के हर लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि लोग कई बार ऐसे कहते हैं साहब हमारा तो स्टैंडर्ड इतना नहीं है, या तो हमारे स्टैंडर्ड से नीचे, राइट। हमारे एज इन कि एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपया है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वुड बी डिफरेंट फ्रॉम एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपया है। दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत अंतर होगा, राइट। तो वो जो स्टैंडर्ड है वर्ड, वो तब मीनिंग है जब सबके लिए समान लेवल पे बात होती है। तो स्टैंडर्ड में इट शुड बी कॉमन फॉर एवरीवन। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, क्योंकि यहां पर हम लोग जो मेजरमेंट यूनिट्स जो भी पढ़ेंगे वो साइंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो साइंस में स्टैंडर्ड समान होना तो बहुत जरूरी है, पर उसका लॉजिकल होना ये भी बहुत जरूरी है। इट कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, नहीं हो सकता स्टैंडर्ड, ऑलराइट, इट मस्ट बी लॉजिकल। अब वो लॉजिकल का क्या मतलब है वो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, ओके। और भी बहुत सारी बातें अपन समझेंगे कि वो स्टैंडर्ड सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने कोई ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया जो सबको एक्सेसिबल नहीं है। तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है अभी इस स्टैंडर्ड पे ही बीतेगा, ऑलराइट। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब दुनिया में साइंस बहुत आगे नहीं बढ़ी थी, राइट, तब लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स थे वो अपने मन मुताबिक डिसाइड कर लिए थे। एज इन आप एक राज्य में चले जाइए तो वहां के राजा की ईगो है, उसने बोला यार स्टैंडर्ड जो है लेंथ का वो मेरा अंगूठा होगा, राइट, ये स्टैंडर्ड होगा। भाई उसका नाप ले लिया किसी ने, राइट, अंगूठे का, और उसकी कॉपीज बना ली नाप की और बोला जी अब से राजा साहब का अंगूठा हमारा स्टैंडर्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत प्रॉब्लम है। क्या राज्य की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो लिमिटेड है। जब बगल वाले राजा ने सुना कि यार उस राजा ने अपने अंगूठा कर दिया हाथ का, बोला मेरे पैर के अंगूठे को कर दो यार तुम स्टैंडर्ड, ऑलराइट। अब उस राज्य में तो लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मान लीजिए मैं एक स्टेट में कपड़ा खरीदूं, दूसरे स्टेट में सूट सिलाने जाऊं, ऑलराइट, तो इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम,
क्योंकि कहने में दोनों जगह अंगूठा अंगूठा है और दोनों की लेंथ अलग अलग आ रही है। यहाँ के दर्जी ने बोला उतना कपड़ा लेके आना, उसने जो भी नाप बोला उसको या तो मैं चेंज करता रहूं, मतलब सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. इट इज द सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वी एक्सपीरियंस टुडे आल्सो व्हेन वी गो टू अ डिफरेंट कंट्री वेयर स्टैंडर्ड ऑफ मनी इज डिफरेंट. राइट, करेंसी का स्टैंडर्ड सब जगह आज भी दुनिया में सेम नहीं है. हिंदुस्तान में रुपया चलता है तो अमेरिका में डॉलर चलेगा, यूरोप में यूरो चलेगा, जापान में येन चलेगा. तो हम जब भी किसी दूसरे देश जाएंगे तो वहां पे खर्चा करने के पहले ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि यार ये कह रहा है साहब सिर्फ 2 यूरो का ले जाओ, पर आपको सोचना पड़ता है साहब ये 2 यूरो नहीं है, ये करीब 160 रुपया या जितना भी यूरो का उस समय प्राइस चल रहा है वो है. राइट, तो उस तरह से बार बार आपको चेंज करना पड़ता है. इंडिया में आप बाजार में खरीदारी करने जाओ तो आपको कोई माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती. मतलब माथाफोड़ी आपको करनी पड़ सकती है कि यार वो बोल रहा है 400 का, आप बोलोगे ना हिसाब में तो 100 रुपये दूंगा, बट कम्युनिकेशन इज इजी. राइट, सो स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि सारे लोग एक पे एग्री नहीं हो पाते थे. इनफैक्ट यही नहीं, स्टैंडर्ड्स जो पहले जमाने में एक बार सेट हो गए, जब साइंस इतनी आगे नहीं थी, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कर लिया. आज भी एक सिस्टम जाना जाता है, अभी भी ये दुनिया के कम से कम 2 देशों में फॉलो हो रहा है. और दुख की बात यह है कि मोस्ट पावरफुल देश में आज भी लोग इसको फॉलो करते हैं. इसको बोलते हैं फुट पाउंड सिस्टम. ये दुनिया का सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज भी ये सिस्टम फॉलो हो रहा है. और इसमें एक फंडामेंटल इश्यू है कि डेसिमल पे बेस्ड नहीं है. ओके, ये ओरिजिनली ब्रिटेन में आया था और एक दूसरा पावरफुल देश जिसमें ये सिस्टम फॉलो होता है, जो ओरिजिनल इट इज ब्रिटेन, उसमें आज भी ये फॉलो होता है. और इसमें प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल पे नहीं है, एज इन इसमें इंच की बात होती है लेंथ के लिए, और 12 इंच 10 नहीं 12 इंच 1 फीट होता है, 1 फुट होता है इनफैक्ट. राइट, और पता नहीं कितने फुट कितने यार्ड होता है, पता नहीं कितने यार्ड कितने माइल होता है. दे आर नॉट बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम. राइट, ये पुराने जमाने का बना हुआ सिस्टम है जब उन लोगों को डेसिमल का ज्ञान नहीं था. ओके, इंडियन लोगों को था डेसिमल का ज्ञान, बट वो भी जब ब्रिटिशर्स रूल किए तो हम लोगों ने भी अपना सिस्टम डेसिमल की जगह एफपीएस जैसा कर दिया या एफपीएस ही कर दिया. तो आज भी कई सारे हमारे यहाँ पे इसी तरह की चीजें चलती है, विच इज नॉट वेरी इजी टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. राइट, इनफैक्ट टाइम इवन इन स्टैंडर्ड साइंस ऑल्सो इज स्टिल वही 60 वाला ही चल रहा है कि भाई 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है. इसलिए जब साइंस में बात होती है तो कई बार वो 6 सेकेंड्स में ही बात करते हैं और 10 to the power 4, 10 to the power 6 ऐसे लिख देते सेकेंड्स में, ताकि कैलकुलेशंस इजी पड़े, मतलब डेसिमल में ही है. ओके, डेसिमल इज ऑलवेज इजी, लेकिन दैट पार्ट वी विल बी कवरिंग, जैसा मैंने आपको बताया था सेकंड में, कि हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ जब मेजरमेंट लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में जब जाएंगे. लेकिन मुद्दा ये है कि कैलकुलेशंस इजी डेसिमल सिस्टम में पड़ती है. राइट, खैर, तो जब एक बड़ी जबरदस्त हिस्टोरिकल घटना हुई, राइट, शायद आप लोगों ने उस हिस्टोरिकल घटना को पढ़ा होगा फिजिक्स में, हिस्ट्री में. राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन फिजिक्स क्या रिलेशनशिप है, कुछ लोग बोलेंगे. जिनको, मुझे थोड़ा हिस्ट्री का शौक है, तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ओके, तो लोगों ने एक जो फंडामेंटल आवाज उठाई वो ये, उसके पहले क्या होता था कि 2 तरह के या 3 तरह के लोग माने जाते थे. एक नोबल बर्थ. नोबल बर्थ मतलब कि जो राज खानदान या उनके रिश्तेदार जो होते हैं, राइट, राजा के परदादा के बच्चे, अब राजा तो नहीं है बट वो छोटे मोटे, मतलब कि ड्यूक और ये सब उनकी पोस्ट होती थी, प्रिंस लेवल के लोग होते थे. तो एक तो नोबल बर्थ होती थी, राइट, कि राज परिवार से रिलेटेड है. राइट, ये एक अलग लेवल के लोग हैं, इनको भगवान की तरफ से राज करने के लिए भेजा गया, ऐसा मानते थे लोग. आज सुन के अजीब लगेगा. एक होते थे कॉमन मैन, राइट, आपके हमारे जैसे व्यापार करने वाले, पढ़ाने वाले, इस तरह के लोग
पढ़ने वाले कॉमन मैन, ऑलराइट। उसके भी नीचे होते थे पीजेंट्स, ऑलराइट, किसानी करने वाले या फिर स्लेव वगैरह, ये तीसरी चौथी क्लास होती थी। और ये सब अनमिक्सेबल होता था। राजा जो नोबल्स थे वो मतलब हमेशा राज ही करेंगे ऐसा माना जाता था। तो उन्होंने जो भी रैंडम रूल्स बना दिए, उन्होंने जो भी रैंडम स्टैंडर्ड सेट कर दिए, क्योंकि राज करते थे वो सारे लोग फॉलो करते थे, भले वो लॉजिकल हो चाहे ना लॉजिकल हो। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों ने कहा भाई राजा वाजा कुछ नहीं होते, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आया, ऑलराइट। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, शायद ये तीन कॉन्सेप्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। हम इक्वलिटी पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार इक्वलिटी है तो ये जो राजा लोगों ने फालतू टाइप की चीजें बना दी है इसको भी हटाओ। और इनफैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव राइज टू मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक मतलब 10 बेस्ड सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, ऑलराइट। इसी मैट्रिक सिस्टम से आता है मीटर, लेंथ की यूनिट, ऑलराइट। और इस लेंथ की यूनिट का 100th पार्ट कर दीजिए तो वो हो जाता है सेंटीमीटर। इसी का 1000 टाइम्स कर दीजिए तो वो हो जाता है किलोमीटर। किलो इज एक्चुअली 10 टाइम्स, सेंटी इज 1000 टाइम्स, एंड सेंटी इज 1/100th, ऑलराइट। तो ऐसे करके मैट्रिक सिस्टम बनाया गया। इनफैक्ट 1 मीटर की डेफिनेशन किसी राजा के हाथ पैर इससे नहीं लिया। 1 मीटर का डेफिनेशन उन लोगों ने लिया अर्थ के पोल से, यदि मुझे सही याद है तो इक्वेटर का डिस्टेंस का कुछ फ्रैक्शन करके ऐसे करके कुछ लिया गया था, ऑलराइट। अभी ये नहीं होता स्टैंडर्ड सेट, इन्होंने चेंज कर दिया बाद में जब एसआई आया। एसआई क्या है वहां तक हम स्टोरी तक जा रहे हैं, ओके। तो मैट्रिक सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच पीपल ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, एसेंशियली कि हम इसको लॉजिकल और साइंटिफिक करते हैं रादर देन कि जी किसी नोबल ने जो बना दिया राजा ने वो हम नहीं मानने वाले, ऐसे करके उन्होंने बोला, राइट। खैर इसी में आ जाता है आपका किलोग्राम, राइट, और भी दूसरी चीजें। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा, आई हैव सीन अ क्लॉक that was developed during the time of French Revolution, जिसमें घंटे की जो मार्किंग है वो 12 नहीं है 10 है, राइट। उन्होंने दिन को 20 घंटों में बांटा, 24 की बजाय 10 घंटे दिन के 10 घंटे रात के, ऐसे करके उसमें 10 मार्किंग है, राइट। लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका बिकॉज टाइम का स्टैंडर्ड लोगों के लिए चेंज करना, अभ्यस्त होना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। लेंथ के लिए लोग कुछ एडजस्ट कर लिए, क्योंकि 1 मीटर जो है दैट इज वेरी क्लोज टू 3 फीट, ऑलराइट। और 3 फीट का एक स्टैंडर्ड होता है यार्ड, तो यार्ड के बड़ा क्लोज रखा था उन्होंने, तो इसलिए वो चल गया फिर भी। लेकिन टाइम के स्टैंडर्ड, वो भी घंटों के लेवल पे लोग एडजस्ट नहीं हो पाए। बट मेरे पास ढूंढूंगा तो किसी पुरानी किताब में अभी भी वो पिक्चर मिल जाएगा जिसके अंदर सुई जो है, जो घड़ी है, उसमें 10 घंटे रादर दिन 12 घंटे, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आ गया मैट्रिक सिस्टम, जो कई देशों ने फॉलो किया। जहां जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रसार हुआ, हिस्ट्री यदि आपने हॉट पढ़ी हो तो वन ऑफ द ओरिजिनल एंटी क्राइसिस से बोलते थे नेपोलियन बोनापार्ट थे। उन्होंने बड़ी यूरोप में जीत दर्ज करी, तो उन्होंने जो है सब जगह मैट्रिक सिस्टम यूरोप में फैलाया। लेकिन ब्रिटेन बड़ी पावर थी, ऑलराइट, उसको वो नहीं हरा पाए। और ब्रिटेन जहां पर भी था, और ब्रिटेन की जहां कॉलोनीज थी या जहां बाद में बनी, वहां एफपीएस सिस्टम कुछ हद तक आज भी फॉलो होता है, ऑलराइट। This is the historical part. Okay, we'll continue on this. Okay, कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम। Now what happened is, alright, मैट्रिक सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये झगड़े चलते रहे। मैट्रिक सिस्टम के अंदर भी ऐसा नहीं था
कि सारे स्टैंडर्ड्स उन्होंने साइंस पे बेस्ड थे. इनफैक्ट वन ऑफ द ओरिजिनल स्टैंडर्ड दैट वाज डिसाइडेड फॉर किलोग्राम, ऑलराइट, वो अभी 19 मई 2019 को चेंज हुआ है. ऑलराइट, तब से लेकर काफी मतलब सालों से, ऑलराइट, जो किलोग्राम के स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे. फ्रेंच लोगों ने कुछ और किया था उस जमाने में, लेकिन अभी कुछ सालों पहले, करीब 40-50 साल पहले, उसको एक सिलेंडर करके रख दिया था पेरिस में. उसको किलोग्राम का स्टैंडर्ड बोलते थे. और 19 मई 2019 को उसको फिर से चेंज किया गया है. और फाइनली शायद इस बार अब चेंज नहीं करेंगे. ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड्स किस बेसिस पे बनाए, क्यों चेंज हुए, क्या हुआ, थोड़ा बहुत हम लोग इस बारे में बात करते हैं. ओके, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो, ऑलराइट, हम देखेंगे कि बात होती है कि ऑलराइट किसको हम लोग यूनिट बनाएं, किसको हम ना बनाएं. ऑलराइट, तो इसके अंदर जो बड़ी अच्छी बात एच.सी. वर्मा जी लिखते हैं, ऑलराइट, स्टैंडर्ड के लिए, वो लिखते हैं ए इनवेरिएबिलिटी. इनवेरिएबिलिटी, राइट. और दूसरा लिखते हैं इन अवेलेबिलिटी, राइट, अवेलेबिलिटी. जरा समझिएगा, मुझे लेट्स से मास का स्टैंडर्ड सेट करना है. एक बार फिर से समझ लें, क्यों सेट करना है मुझे भाई मास का स्टैंडर्ड. मुझे मास का स्टैंडर्ड इसलिए सेट करना है ताकि मैं दुनिया में कहीं पर भी एक साइंस का पेपर पब्लिश करूं तो दुनिया के किसी और कोने में जब उसको चेक करना हो कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसमें ऐसा करने पर, इतना मास लेने पर, ये करने पर वो हुआ, तो सामने वाला बहुत इजीली उसको चेक कर सके कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसने भी किया, उसने बोला नहीं भाई साहब सेम रिजल्ट आ रहा है, ये उसके लिए भी इजी पड़े. यानी कि बैठ के वो कन्वर्जन कर रहा है पहले, उसके लिए भी इजी पड़े.